स्पेशल धमाके में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो स्टार्ट कर लेते हैं इस पहले शब्द से ही, एटम्स। सो एटम्स के बारे में किसी ने बोला था कि भाई इनको कहा जाता है परमाणु, और परमाणु के अंदर होते हैं दो शब्द, परम प्लस अणु। परम का मतलब होता है वेरी एंड अणु का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि ये तो पता चल गया कि भाई परमाणु होता क्या है, लेकिन ये परमाणु पाए कहाँ जाते हैं, तो कौन सी बगिया है, कौन सा खेत है और कौन सी वो गली है जहां ये परमाणु मिलते हैं। तो सारी गलियां, सारे बगीचे और मेरे कमरे में जो चीजें हैं, मान लो ये स्टाइलस, मान लो ये टैबलेट और मान लो एसी, पंखा, ये सारी चीजें, इन सब के अंदर होते हैं एटम्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे कि भाई सारी चीजें दुनिया में क्या है, मैटर है। और ये जो मैटर होते हैं, मैटर के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। याद है मैटर किससे मिलकर के बना हुआ होता है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। और वो पार्टिकल्स का नाम क्या होता है, वही पार्टिकल कहलाते हैं परमाणु, वही पार्टिकल्स कहलाते हैं एटम्स। ऑलराइट, सो अब एक चीज दिमाग में घुस गई होगी कि भाई एटम्स कहाँ पाए जाते हैं, हर एक उस चीज के अंदर जो कि मैटर है। ऑलराइट, सो मैटर जो है वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है एंड वी कॉल देम एटम्स। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का दूसरा वर्ड है इंपॉर्टेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम है चैप्टर का। तो एटम तो पता चल गया भैया, अब ये मॉलिक्यूल क्या बला है। तो मॉलिक्यूल को समझने के लिए आप लोग ऐसे समझो कि जिस तरीके से हमारी बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सेल्स। हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए होती हैं, ईंटें, वैसे ही मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, एटम्स। यानी कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तभी वो मिल करके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। सो ये हो गए दोनों शब्द चैप्टर के, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर थोड़े से कानून चलते हैं, और कानून है एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि यहाँ पर भी एक तरीके के कानून चलते हैं, एटम्स की अदालत है और उनके अंदर उनके अपने नियम कानून से, और उन कानूनों को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इन कानूनों के अंदर दो इंपॉर्टेंट कानून आते हैं। कौन कौन सा, काले पानी की सजा नो, द फर्स्ट कानून इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये कानून कहता है कि भाई इस दुनिया में जितना भी मास है, मास क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। मास को आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि मान लो किसी का वजन और उस वजन पर ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मास। ऑलराइट, तो क्या मेरा कोई मास है, क्या गुंजन मैम का कोई मास है, बिल्कुल है, क्योंकि गुंजन मैम का अपना वेट है और मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तभी तो गुंजन मैम उड़ नहीं जा रही है, वरना तो उड़ जाती ऊपर। सो ये होता है मास। अब ये जो पहला कानून है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, ये बोलता है कि भाई ना तो इस दुनिया के अंदर कोई मास को हम लोग बना सकते हैं, ये सिर्फ प्रभु की लीला है कि उन्होंने जितना मास बना दिया वही मास जो है चलता रहता है। यानी कि ना तो हमारे वश में है कि हम मास को बना सकें, ना हमारे वश में ये है कि हम लोग मास को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो फिर हम मास का कर क्या सकते हैं, सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि सिर्फ जिस फॉर्म में वो है इस वक्त, उस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको बदला जा सकता है। जैसे इसका बढ़िया से एग्जाम्पल आप लोग ऐसे समझ के चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे कानून से जो एनर्जी की दुनिया में चलता है, ऊर्जा की दुनिया में चलता है, और उस लॉ का नाम है, उस कानून का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये कानून भी बिल्कुल सेम बात कहता है। क्या कहता है
कि हमारे वश में ऊर्जा को ना तो बनाना है और ना हमारे वश में ऊर्जा का डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्शन समझते हो, यानी कि ना तो हम उसे बना सकते हैं ना हम उसे तबाह कर सकते हैं। हम केवल क्या कर सकते हैं, हम केवल उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के अंदर देखने को मिलता है। कैसे कि भाई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उन ग्रीन प्लांट्स की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो जो क्लोरोफिल होता है उसके ऊपर कौन सी एनर्जी आकर के पड़ती है जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सन कौन सी एनर्जी रिलीज करता है, कौन सी एनर्जी छोड़ता है, लाइट एनर्जी, राइट। तो क्लोरोफिल यानी कि पत्ती पर जैसे ही क्लोरोफिल पर वो लाइट एनर्जी आकर के पड़ती है, वैसे ही क्लोरोफिल उसको धर दबोचता है और उसको ट्रैप कर लेता है। अब उसको निकलने नहीं देगा वहां से। लेकिन थोड़ी देर बाद बेचारे प्लांट को ये समझ में आता है कि ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसका क्या करूं लाइट एनर्जी का। क्योंकि प्लांट किसको यूटिलाइज कर सकता है, केवल केमिकल एनर्जी को। तो अब प्लांट क्या करता है, उस लाइट एनर्जी को जो सन से आई है और क्लोरोफिल ने धर दबोची है, उसको एक दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, केमिकल एनर्जी, और फिर बढ़िया तरीके से उस केमिकल एनर्जी से अपने आप को ऊर्जा प्रोवाइड कराता रहता है और जो उस प्लांट को खाएगा उसको भी ऊर्जा दे देता है। ठीक है, तो ये दो कानून बिल्कुल सिमिलर हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो चीज होती है जिससे जुड़ करके अंत में कोई चीज बने, कोई प्रोडक्ट बने। तो ऐसा हम लोग इससे समझते हैं, एक हेबर प्रोसेस नाम का प्रोसेस है, आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे इसको। और हेबर प्रोसेस की हेल्प से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें अमोनिया बनाया जाता है। तो क्या प्रोसीजर है अमोनिया के बनने का, ये प्रोसीजर आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए मुझे आप लोगों को एक सिंपल बात समझानी है और बात ये है कि भाई हेबर प्रोसेस में क्या करते हैं वो लोग सबसे पहले नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन गैस के साथ वो लोग हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करा देते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तभी वहां पर एक नई चीज बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया, 2NH3। ऑलराइट, अब आप लोगों को यहाँ पर दो साइड्स नजर में आ रही होंगी एरो के। एक तो ये वाला पार्ट है, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, और एक इधर वाला पार्ट है राइट साइड वाला। तो एरो के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट जहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जिनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना है अमोनिया, ये जो हमारी चीजें होती हैं इनको कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट साइड में जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर कोई चीज भी तो बनती होगी, वो चीज कहलाती है प्रोडक्ट। तो ये जो अमोनिया बना है इट इज अ प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई हो। अब यहीं पे एक और चीज समझ लो कि भैया रिएक्टेंट के अंदर, अगर यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर आप लोग देख पा रहे हो तो एक चीज आप लोग नोटिस करके देखो कि रिएक्टेंट की साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2। रिएक्टेंट वाली साइड में लेकर के चलते हैं, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 3 2 जा 6, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लो एक वेरिएबल, किसको, H को, हाइड्रोजन को। तो वेरिएबल के जो कॉमन चीज होती है उसको और उसके जितने भी एटम्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके हाइड्रोजन वेरिएबल के, हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3 2 जा 6। तो रिएक्टेंट वाली साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन एलिमेंट के 6 एटम्स हैं। अब इधर जा जाओ प्रोडक्ट वाली साइड में, नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1, तो N1, लेकिन कॉमन है दोनों के लिए 2 एटम्स, राइट। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 1 जा 2,
वैसे ही हाइड्रोजन के निकाल लो, 2 3 जा 6। तो अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी कि जितने एटम्स नाइट्रोजन के रिएक्टेंट वाली साइड में हैं यहाँ पर, उतने ही एटम्स हाइड्रोजन के प्रोडक्ट वाली साइड में हैं, यानी कि यहाँ पर 2 हैं। वैसा ही सेम केस है हाइड्रोजन के लिए, जितने यहाँ उतने यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि भाई टोटल मास जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट वाली साइड में, वो उतना ही रहता है प्रोडक्ट वाली साइड में भी। मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी कि मास जो है उसको ना तो जनरेट कर सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, केवल उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको एक चीज से दूसरी चीज में बदल सकते हैं, केवल इतना कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये है हमारा पहला कानून जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की दुनिया में काम करता है। ठीक है, सो ये है हमारा कानून नंबर 1 एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कानून नंबर 2, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। और ये लॉ ये कहता है कि भाई पानी को आप चाहे कहीं से भी लेकर के आ जाओ, सोर्स आपका पानी का कुछ भी है, चाहे हैंडपंप से पानी ले आओ, गांव के पोखर से पानी भर लाओ, तालाब से पानी ले आओ, ओशियन से, समुद्र से पानी भर के ले आओ, लेकिन पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा कितना ही होगा? H2O ही रहेगा। और उस H2O के अंदर कितने एलिमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं? 2 एलिमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो इधर देखो क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? H2O। और इस H2O के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम है ना। अब हम इनका अगर मास निकालने लगे, इनका एटॉमिक मास निकालने लगे, तो एटॉमिक मास, अब आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या कंसेप्ट है एटॉमिक मास का? तो मैं आप लोगों को एक टेबल प्रोवाइड करूंगी और उस टेबल को आप लोग ज्यों का त्यों याद कर लेना। इससे क्या होगा? इससे आपके मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, सो एक तरीके से ये आपका फॉर्मूला समझ लो कि भाई याद करना है, तभी आपके मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चंस या कंसेप्ट सॉल्व होंगे। ऑलराइट, इधर की साइड आ जाओ। तो अब मैं आप लोगों से ये बोलने की कोशिश कर रही हूं कि भाई जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पानी का, वो होता है H2O। उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम। अगर मैं इसका एटॉमिक मास निकालना शुरू करूं कि भाई मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है पानी के मॉलिक्यूल में, तो मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। कितना होता है? 1। उसमें से याद कर लेना टेबल में से जो मैं आपको दूं। तो इसका होगा, अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन निकालें पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये होगा हमारा एटॉमिक मास कितना है इसका? 1। और कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो कितने हैं हाइड्रोजन के? H2 लिखा हुआ है तो 2 हैं। ठीक है, तो 2, तो कितना हो गया इसका एटॉमिक मास? 2। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे? वैसे ही हम लोग एटॉमिक मास निकाल लेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है मास ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है और कुछ नहीं 16, राइट। सो 16 मल्टीप्लाई जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का कितना प्रेजेंट है? केवल 1 एटम प्रेजेंट है। सो 16 मल्टीप्लाई 1, 16 1 just 16। ऑलराइट, सो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना होगा? 2 1 सेकेंड, तो इसको रेशियो निकालो, मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? उनको डिवीजन वाली फॉर्म में रख देते हैं, यही करते हैं, उनको डिवीजन वाली फॉर्म में रख देते हैं। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन ऊपर रखो, ये कितना है? 2। रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन नीचे रखो, ये कितना है? 16। अब इनको काटेंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा? 1/8, दैट मीन्स 1:8। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये कहता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स एक प्योर केमिकल सब्सटेंस हमेशा सेम एलिमेंट से बना हुआ होता है, और वो जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं बाय मास।
ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। जैसे आप लोगों ने देखा, पानी कहीं से भी लेकर के आ जाओ, उसके अंदर जो रेशो होगा मास ऑफ हाइड्रोजन का टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, वो हमेशा कितना रहने वाला है, 1:8, कहीं का भी पानी। ऑलराइट, सो ये है हमारा दूसरा कानून, और ये कहता है सब जगह इक्वालिटी होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी को फॉलो करता है कि भाई हैंडपंप का पानी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जो पानी है वो रिवर का इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, कोई भेदभाव नहीं है। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड इट इज द क्वेश्चन जो कि बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है, 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया गया 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यानी कि ये कह रहा है कि भाई किसी मैं हूँ वैज्ञानिक, मेरा मन किया कि आज मैं कुछ बढ़िया सा धमाकेदार एक्सपेरिमेंट करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर, दूसरा रंग ले लेते हैं, ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो मैंने क्या किया, मैंने उस बीकर के अंदर 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। ये रहा 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। कितना, 4 ग्राम। यस, Na, एक सेकंड, यस, जब मैंने 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसी बीकर के अंदर 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला दिया, तो 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिल गया। ऑलराइट, तो जब इन दोनों के बीच में, क्योंकि दो चीजें हैं अलग अलग, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही इन लोगों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, तो क्वेश्चन आगे पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट वाज फॉर्म एंड दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्ट की तो वहां पर प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या बना भैया, दो चीजें बनी, 2.5 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट बना 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो अभी रामायण है, क्वेश्चन अब पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, क्या ये जो डेटा है ऊपर, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है? ये जो रिएक्शन गुंजन मैम ने एक्सपेरिमेंट करवाया है, क्या इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा था कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उतना का उतना ही रहेगा। यानी कि रिएक्टेंट के अंदर जितना भी मास था उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा, है ना। तो देख लेते हैं आप, तो इन दोनों को जोड़ करके दोनों रिएक्टेंट का सम कितना बैठ रहा है, 4 + 10 कितना हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना बैठ रहा है, 10 + 4 14 ग्राम। और अब देख लेते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट कितना बैठा, तो 2.5 + 11.5 कितना हो गया, 5 5 10 0 एंड 11 12 13 and it is also 14. Yes, 14 ग्राम ही मास था हमारा रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट के एलिमेंट्स का, और 14 ग्राम ही मास निकला लास्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए। तो इसका मतलब कि क्या कह रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना भी मास होगा रिएक्टेंट्स का उतना ही मास होना चाहिए प्रोडक्ट का। जहां पर भी ऐसा देखने को मिलेगा वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कानून का प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है। तो आंसर में क्या लिख दोगे, यस द डेटा इन द एग्रीमेंट इज विद द लॉ ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑलराइट, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका मतलब कहीं पर भी अगर प्रूफ करवाने को आता है कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फॉलो हो रहा है या नहीं, तो जो भी रिएक्टेंट का मास है उसको देख लेना, कंबाइन करके जितने भी रिएक्टेंट डाले गए हैं उनको, उनके मास को कंबाइन कर लेना, जोड़ लेना, फिर जो प्रोडक्ट के मास हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 3 4, उनको कंबाइन कर लेना, और फिर ये देखना कि मास दोनों जगह इक्वल है, तराजू के दोनों पलड़ों में इक्वल वेट है। अगर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, और अगर नहीं है तो वहां लिख देना नहीं भैया यहाँ कानून नहीं फॉलो हो रहा है, ले जा करके जेल में डाल दो, एक्सपेरिमेंट फेल्ड। ऑलराइट, आगे चलते हैं।
अब आए डेल्टन साहब, और डेल्टन साहब ने जब एटम्स के बारे में इतनी बातें चल रही थी तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे पास भी है कुछ बोलने को। तो उन्होंने अपने 5 नहीं बल्कि 6 स्टेटमेंट्स दिए, और उनको बोला जाता है पोस्ट्यूलेट्स ऑफ डेल्टन थ्योरी। तो डेल्टन ने अपनी बड़ी सी थ्योरी दे दी एटम्स के ऊपर, और अब जान लेते हैं कि उन्होंने वो 6 बातें क्या थी जो अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर बोली थी। तो भैया पहली बात डेल्टन ने ये बोली कि जितने भी मैटर हैं, चाहे मैम का ये स्टाइलस, चाहे मैडम का ये टैबलेट, चाहे मैडम का ये चश्मा, सब मैटर हैं, और जितनी भी चीजें मैटर होंगी वो सब की सब स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई होती हैं, जिनको बोला जाता है परमाणु, यानी कि एटम्स। ये था पहला स्टेटमेंट डेल्टन का। दूसरा स्टेटमेंट डेल्टन ने बोला कि ये जो एटम्स हैं जो इन मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, स्टाइलस क्या है, ये पेन क्या है, मैटर है। तो इस मैटर के अंदर जो एटम्स हैं वो एटम्स को हम लोग तोड़ नहीं सकते, ये इनडिविजिबल हैं, यानी कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे छोटे हैं ये। तो ये डेल्टन ने बोला, लेकिन डेल्टन की ये वाली जो बात थी वो गलत थी। इस वजह से ये जो डेल्टन का मॉडल था ये पिट गया। इस वजह से क्यों? क्योंकि जिस भी मॉडल के अंदर ज्यादा कमियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, फिर उस मॉडल को साइड हटा दिया जाता है कि भैया अलग हटो, तुम्हारे अंदर खामियां ज्यादा हैं अच्छाइयों से। तो वही हुआ था। तो डेल्टन ने अपने दूसरे पोस्ट्यूलेट्स में बोला था कि भैया ये जो एटम्स होते हैं जो मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि भैया टूट तो रहे हैं, एक जो एटम होता है उसको 3 पार्ट्स में तोड़ो तो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि जब हम किसी एटम को तोड़ते हैं तो ये 3 चीजें बनती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यानी कि टूट तो रहे हैं। तो डेल्टन को बोला कि भैया तुम्हारा ये पोस्टुलेट गलत है, अलग रखो इसको। उसके बाद जो डेल्टन थे उनका तीसरा पोस्टुलेट के बारे में बात कर लेते हैं, एंड it is something like atoms of given elements are identical in mass and chemical properties, right? उसके बाद फोर्थ था हमारा atoms of different elements have different masses and chemical properties. Fifth one is atom combine in the ratio of whole number to form compounds, and the sixth one is relative number and kind of atoms are constant in a given compound. Now ये जो हमारा पोस्टुलेट्स थे डेल्टन थ्योरी के, इनमें 2-3 पोस्टुलेट के अंदर खामियां थी। जैसे पोस्टुलेट नंबर 2, खामी कैसे पता करी? कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने बढ़िया काम किया, और बढ़िया काम करने के बाद उन्हें पता चला कि मैटर के अंदर जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनको तोड़ा जा सकता है। एटम कैन बी डिविजिबल, एटम इज डिविजिबल एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये गलत हो गया, तो इसको साइड हटा दिया गया। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, भैया देखो सिंपल सी बात ये है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अभी के लिए नहीं, मतलब आपकी क्लास 9th के लिए नहीं, आगे वाले क्लासेस के लिए। तो आप लोगों को अगर पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे और वो एक लाइन से याद हो जाएंगे, आप लोगों को उनके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे। जैसे जो फर्स्ट प्लेस पर होता है दैट इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। जैसे आपको 5th नंबर पे दिखाई दे रहा है बोरोन, और क्योंकि बोरोन पीरियोडिक टेबल के अंदर 5th नंबर पे है तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया? 5। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि भैया इनको सीधा सीधा कैसे ही तो करके याद करना पड़ेगा। तो ये कैसे ही के लिए क्या निकाली जाती हैं? ट्रिक्स। और ट्रिक ये है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को याद करने की। H हाइड्रोजन, ट्रिक लिख लेते हैं पहले, ट्रिक पहले लिख लेते हैं, 1 सेकेंड दे दो मुझे। यस, हे हाइड्रोजन, हे, हेनरी, Li listen, P, B, C news, on Friday night,
ना, mg मांगो, अल्लाह से, फॉस्फोरस पेप्सी, सोडा, क्लोरीन का कोको कोला, और के फॉर काजू, एंड कैल्शियम कतली। देखो सीधी सीधी ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? हे हेनरी, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली। तो सीधा सीधा आप लोगों को ऐसे याद करने, कैसे? हे। अब इसमें हे में जो ये पहला हमारा लेटर है क्या है? एच। ये एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइड्रोजन को। दूसरा है हमारा हेनरी। हेनरी के स्टार्टिंग वाले दो लेटर्स क्या है? एच ई। तो दूसरा क्या हो गया? हीलियम, दैट मीन्स एच ई। तीसरे की तरफ आ जाओ, लिसन। लिसन के पहले दो लेटर्स क्या है? एल आई। लिसन, एल आई, लिथियम। चौथा है बी, बैरिलियम। बी, बोरोन। सी, कार्बन। फिर है न्यूज, एन यानी कि नाइट्रोजन। फिर ऑन, ऑक्सीजन। एफ, फ्राइडे। एन ई, नाइट। एन ई कहां से आ रहा है? नियोन से। तो नियोन को देखो, एन ई, नियोन, नियोन, नाइट। फिर उसके बाद ये हो गए हमारे 10। आगे की तरफ बढ़ना, 11 से है ना, मैंगो, mg, मैग्नीशियम, अल्लाह, Al, एल्यूमिनियम, Se, सिलिकॉन, से, पेप्सी, पी के लिए क्या है? फॉस्फोरस। उसके बाद सोडा, S यानी कि सल्फर, कोको कोला और काजू कतली। सीधा सीधा इसको याद कर लेना। हे हेनरी, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, लाइक दिस। ना मांगो अल्लाह से, क्या क्या? पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली। तो सीधा सीधा याद कर लेना, और सीधा सीधा जब आप लोग याद कर लोगे तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे एलिमेंट्स के साथ साथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गई बात हमारे एटम वाले पार्ट की। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर बताए थे कि भाई जैसे हमारा शरीर बनता है सेल से, जैसे बिल्डिंग बनती है ईंटों से, वैसे ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं एटम्स से। ऑलराइट, सो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो पहले हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है, इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी शब्द ही दिखा रहा है एटॉमी, एटम्स। भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वही उसकी क्या कहलाएगी? एटॉमिसिटी। ऑलराइट, अब इसके बेसिस पर कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पर जो एटम्स होते हैं, यानी कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये कई तरीके के होते हैं। जिसके अंदर एक एटम होगा, जिस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक एटम होगा, वो कहलाएगा मोनोएटॉमिक। जिसके अंदर दो एटम्स होंगे वो कहलाएगा डायएटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर आप लोग देखो O2 होता है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। सही है। आर्गन जो होता है Ar होता है उसका, Ar2 देखा है कभी? नहीं। आर्गन मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है, एक एटम होता है उसका, तो उसको क्या कर लेंगे? मोनोएटॉमिक। राइट। उसके बाद हाइड्रोजन हमारा H2, हाइड्रोजन गैस है H2, तो ये भी डायएटॉमिक। नाइट्रोजन गैस है, ये भी N2, डायएटॉमिक। क्लोरीन, इट इज ऑल्सो अ गैस, सो डायएटॉमिक। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है टेट्रा एटॉमिक, वो होते हैं जिनके पास चार, जिनके पास 4 एटम्स होंगे वो कहलाएगा टेट्रा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज याद होनी चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। अगेन, तो सारी चीजों का बेस बनाते हुए चलना। जहां पर भी केमिस्ट्री में मोनो होगा, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। जहां पर भी डाई होगा, डाई का मतलब होता है 2। जहां पर भी ट्राई होगा उसका मतलब होता है 3। जहां पर भी टेट्रा होगा उसका मतलब होता है 4। पेंटा होगा उसका मतलब होता है 5। हेक्सा होगा उसका मतलब होता है 6। हेप्ट होगा उसका मतलब होता है 7। ऑक्ट होगा उसका मतलब होता है 8।
नॉन होगा उसका मतलब नोनेन, उसका मतलब होता है 9, और डेक होता है उसका मतलब होता है 10। तो ये एक बार याद कर लेना, बहुत जरूरी चीजें हैं ये, आगे तक के लिए काम देंगे। तो समझ में आ गया। अब देखो, जिस भी मॉलिक्यूल के पास मोर देन 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कहलाता है कंबाइंडली पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, कि भैया इसके पास बहुत सारे हैं, मोर देन 4 हैं। अब ये चाहे तो 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे हमारे 6 हो, कितने भी हो, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो ये है हमारा कंसेप्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के दूसरे टाइप की, जो कि है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। और जैसा कि दिख ही रहा है, कंपाउंड्स हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं, और वहां पे क्या था कि जिस तरीके से एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। वैसे ही जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं वहां बनता है कंपाउंड। जैसे देखना, यहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम है मीथेन। आगे देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 मिल रहे हैं, क्या बन गया? पानी, वाटर। कार्बन ऑक्सीजन 2 मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हाइड्रोजन 2 मिल रहे हैं, इथाइलिन। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 मिल रहे हैं, क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज सीखनी है कि यहाँ पर कभी कभार इनके एटॉमिसिटी पूछ लेता है कि भाई मीथेन की एटॉमिसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमें दोनों एलिमेंट्स के कंबाइंडली क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो अगर बात कर रहे हैं हम लोग मीथेन की, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, राइट। तो जिसके पास कोई भी एटम नहीं होता है, लिखा हुआ नहीं होता, उसके पास हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं? 1। सो C के पास कुछ भी नहीं है, 1 कंसिडर कर लेंगे। तो 1 हो गया कार्बन का, प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? H4, हाइड्रोजन के हैं 4। तो टोटल एटम जो हैं इस मीथेन के वो कितने हो गए? 4 + 1 5। वैसे ही हम लोग निकाल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, दैट मीन्स H2SO4। देखना, हाइड्रोजन का है 2, तो 2 लिखो, प्लस सल्फर का है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1, प्लस ऑक्सीजन का है 4। तो ये हो गए 2 + 1 3, 3 + 4 7। इसका हो गया 7। यहाँ पर देखो, इसका निकाल लो। इसका हो गया हमारा C, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 2, इथाइलिन का कितना हो गया? 4। आगे की तरफ चलो, वाटर का कितना हो गया? जल्दी बताओ कमेंट्स में, वाटर का आप लोगों को बताना है, जल्दी 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 जल्दी, रन रन रन। इसका है 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। एग्जैक्टली, वेल डन। आयंस मतलब यानी कि वो एटम्स या फिर एटम्स जिनके पास कोई चार्ज होता है। अब ये चार्ज भी 2 तरीके का है, कुछ होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, कुछ होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। तो जिनके पास होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, उनको बोलते हैं हम लोग कैटायन, और जिनके पास होता है नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं अनायन। ऑलराइट, सो आप लोगों को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या लिखा हुआ है? म्याऊ म्याऊ दिख रही है, और अभी दिखाई थी मैंने म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ का कोरिलेशन यहाँ से है, कैटायंस आर पॉजिटिव, यानी कि बिल्ली के पास क्या होते हैं? पंजे होते हैं। तो कैट्स, कैटायन में कैट है, और कैट के पास क्या है? पॉज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो जहाँ पे कैटायन आएगा वहां पे पॉजिटिव याद रखना, यानी कि कैटायन वाला है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है एनायन। गुड, आगे की तरफ चलते हैं। एंड ये है हमारी टेबल जो आप लोगों को याद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है इनकी वैलेंसी, यानी कि एलिमेंट्स की वैलेंसी। और अगर एलिमेंट्स की वैलेंसी आप लोगों को याद नहीं होगी तो फिर केमिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा। जैसे हाइड्रोजन जो है उसके पास कितना चार्ज है? पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1। जैसे आगे देखो, सोडियम के पास कितना है? 1 पॉजिटिव चार्ज है, Na+, 1 प्लस है सिर्फ, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? +1। आगे देखो, सिल्वर की भी +1, पोटेशियम +1, अमोनियम की क्या है? +1। आगे चलो, बेरियम आ गया, बेरियम के ऊपर कितना चार्ज है? 2+2, राइट, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2+। कैल्शियम की भी 2+, कॉपर की भी 2+, मैग्नीशियम की भी 2+, जिंक की भी 2+, लेड की भी 2+, आयरन की भी 2+, एल्यूमिनियम की भी 2+। ऑलराइट, अनायंस की तरफ आ जाओ, इसके पास
और कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, तो जिसके पास केवल एक माइनस लगा हुआ होता है उसको मानते हैं 1। तो इसके पास क्लोरीन के पास -1 चार्ज है, ब्रोमीन के पास भी -1, फ्लोरीन के पास भी -1, आयोडाइड के पास भी -1, हाइड्रोक्साइड के पास भी -1, नाइट्रेट के पास भी -1, ऑक्साइड के पास कितना है 2 यानी कि इसके पास है 2 -2, सल्फाइड के पास -2, सल्फेट के पास -2, कार्बोनेट के पास -2 और हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास है 1 -1। ऑलराइट, सो ये आप लोग याद कर लेना। क्यों जरूरी है अभी पता चलने वाला है, क्योंकि हम लोगों को एक केमिकल फॉर्मूला बनाने को क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड तो पता है नमक, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो खाते हो, टाटा नमक। ऑलराइट, सो मैं आप लोगों से अगर बोलूं कि आप लोगों को सोडियम क्लोराइड का क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाओगे, है कोई आइडिया? तो इसके लिए आप लोगों को 2 चीजें याद होनी चाहिए। एक तो सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स, सारे के मत करना, पहले स्टार्टिंग के 20 कर लो, काम बन जाएगा। तो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के सिंबल याद कर लो, वहां पर थे उस वाले टेबल पे, हे हेनरी लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, उस वाली टेबल में, ठीक है। वहीं से आप लोग एटॉमिक नंबर याद कर लो, राइट। और इसके बाद आप लोगों को दूसरी टेबल, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो आपको अब दिख रही है स्क्रीन पर, जहां पे वैलेंसी लिखी हुई है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला बनने के लिए, केमिकल फॉर्मूला नाम की मिठाई बनने के लिए केवल 2 चीजें चाहिए, पहला सिंबल एलिमेंट का और दूसरा उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो अब देखना, सोडियम का हमारा सिंबल होता है Na, और तो जिसका सिंबल जो भी है उसी के नीचे लिख दो। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो सोडियम जो है उसका सिंबल क्या होता है एलिमेंट का Na, क्लोराइड का क्या होता है सिंबल Cl, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई इनकी वैलेंसी कितनी है। तो सोडियम का चार्ज होता है, वैलेंसी होती है +1, और जितने भी +1 वाले होते हैं हमेशा वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं, और राइट साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिनके पास चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्लोराइड के पास हमारा चार्ज अभी देखा था हम लोगों ने कितना था, -1, दिख रहा है स्क्रीन पे, -1। अगला काम होता है स्टेप नंबर 3 कि भाई इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, प्लस से माइनस चार्ज कट जाएगा, प्लस से माइनस चार्ज कट गया, तो अब क्या बन जाएगा, Na के पास कितना है, Na1 और Cl 1, तो 1 को लिखते नहीं है क्योंकि 1 ऐसे ही कंसिडर किया जाता है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया हमारे सोडियम क्लोराइड का, NaCl। वैसे ही अब हम लोग दूसरा देती हूँ मैं आप लोगों को, सॉल्व करके जल्दी से मुझे बताओ। और दूसरा आप लोगों के लिए कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड, बनाओ जल्दी सारे लोग और लिख के बताओ कौन जल्दी बताता है, जल्दी 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 भागो। सो सेम करना है, अब बताओ मुझे मैग्नीशियम का क्या है, Mg सिंबल, ठीक है, उसी के नीचे लिख लो। क्लोराइड का क्या है, Cl, राइट। तो मैग्नीशियम क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके पास चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी कैसा होगा, मैग्नीशियम है इसमें, ये रहा बिल्कुल टेबल के अंदर सारी चीजें मिलेंगी। तो कितना चार्ज दिख रहा है, +2, लिख लो +2, इसके नीचे लिखो +2, ठीक है। क्लोराइड का भी मैंने बताया था कितना है, -1, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी तो राइट साइड में है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, प्लस माइनस से प्लस माइनस कट जाएंगे एक दूसरे से। अब Mg के पास है केवल 1 और क्लोराइड के पास है, क्लोरीन के पास है 2 एटम्स, ऑलराइट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। इस तरीके से बनना है। जैसे एक और सिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, या आप लोगों को मैं दे रही हूँ उसके लिए, घर पे प्रैक्टिस के लिए जल्दी से बना लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है पीछे वाली टेबल में, और वैलेंसी भी लिखी हुई है, तो जाके देख लेना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का आप तभी निकाल पाओगे, किसी भी कंपाउंड का, जब आपको एटॉमिक मास याद होंगे। और एटॉमिक मास का जो PDF है आप लोगों को वो मिलेगा इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक मिलेगा, वहां पे मिलेगा, राइट। क्योंकि मैं इस वाली स्लाइड के अंदर इन वाली जो प्रेजेंटेशन है डालना भूल गई, वहां से मिल जाएगा। नाउ वापस आओ। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि भाई किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका कितना मास है टोटल। तो कैसे पता करते हैं, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, राइट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं H2O। H2O का हम लोगों को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, दैट मीन्स H2O इज व्हाट, H2O इज वाटर। तो अब इसके लिए हम लोगों को एटॉमिक मास पता होना चाहिए, किस जो भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। और एलिमेंट कौन कौन सा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा, कितना बताया था मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, याद करो, 1। और ऑक्सीजन का होता है 60। अब हम लोगों को इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं, देखो इधर मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड आउट करना है तो H2O यहाँ पे देखेंगे कि हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन का पहले ये बताओ कितने एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के हैं 2 प्लस। ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन का है केवल 1, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। अब इनकी जगह इनके क्या रख दो, एटॉमिक मास रख दो। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या है, 16 मल्टीप्लाई 1। तो 1 2 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 18 ग्राम। ऑलराइट, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों को वापस से इसको होमवर्क में करना है। और क्वेश्चन है आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ओके, NaCl का, बहुत सिंपल है। या आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कमेंट्स में मुझको जल्दी से बताना। सो ये हमारा चैप्टर हो गया है यहाँ पर ख़त्म। ऑलराइट, तो 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए आप लोग शॉर्ट्स जो होते हैं उनको देखिए। इसके अलावा हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। आप लोग उस ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बड़ा चीज़ हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड आप लोगों का जब वहाँ से आपकी साइड से जब रश दिखाई देगा, आपकी साइड से जब सपोर्ट दिखाई देगा, तो हम लोग चीज़ों को और थोड़े से बड़े लेवल पर लेकर के जा पाएंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, कराने वाले हैं, जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ा चुके हैं उन चैप्टर्स का। तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग इज शेयरिंग, राइट, बड़े बूढ़े कह गए हैं। तो जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को केयर दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि भाई सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, टेस्ट भी हम लोगों को मिल रहे हैं, कंटेंट भी हम लोगों को मिल रहा है, और सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और अगर कंटेंट सही में पसंद आ रहा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, वीडियोस को लाइक भी कर दो। ऑलराइट, एंड यहीं तक रखते हैं आज के लिए, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर। कुछ नया कंसेप्ट लेकर के आएंगे, एंड वो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग बिल्कुल चिपके रहिए थोड़ा सा चैनल से, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उस इन्फॉर्मेशन में जो पहला टेस्ट होगा वो क्लास 9th का ही होगा, और इसी वाले चैप्टर का हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो अपने सारे दोस्तों में फैला दो, उड़ा दो, और बुला लो सबको फोड़ने के लिए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।